नमस्कार प्यारे बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व के व्याख्यान 2 की तरफ ले चलती हूँ। पहले व्याख्यान में मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में, नाइट्रिक एसिड के बारे में, अमोनिया के बारे में और नाइट्रोजन के भौतिक एवं रसायन गुण के बारे में बताया था। आज के चर्चा के मुख्य बिंदु हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के अपरूप, फॉस्फीन, फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड और साथ में ही आपका वर्ग 16 के तत्व, आवर्ती गुण, ऑक्सीजन के विषम व्यवहार, डाई ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के उपयोग। अब हम आते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस क्या होता है? ये भी वर्ग 15 का ही तत्व है। वर्ग 15 का तत्व होने के कारण इसका जो आखिरी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका क्या होता है? NH2NP3 ही होता है। परमाणु क्रमांक 15 है और इसका जो आकार होता है वो नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आकार की वृद्धि होती है। अब नाइट्रोजन की तुलना में इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। ये भी पता है आपको कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। फॉस्फोरस के पास, क्योंकि यहाँ से इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या आता है 3s2 3p3, तो n इज इक्वल टू अगर 3 होता है तो उसमें 3D कक्षक या 3D ऑर्बिटल उपस्थित होता है और रिक्त होता है फॉस्फोरस के केस में। फॉस्फोरस के भी 3 अपरूप हैं नाइट्रोजन की ही भांति: सफ़ेद फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। अब जो आपका सफ़ेद फॉस्फोरस होता है वो मोम की तरह ठोस होता है, जहरीला होता है, पानी में ये अविलेय है, घुलता नहीं है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है और अंधेरे में ये चमकता है। अब अगर इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाओगे तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। इसकी जो संरचना है वो देखिए P4, 4 फॉस्फोरस आपस में अगर जुड़ते हैं तो कहने का मतलब ये टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, 4 जुड़ते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। और बनाने के लिए कि सफ़ेद फॉस्फोरस से ही आगे आप लाल फॉस्फोरस बनाओगे तो देखिए कि कैसे बनता है। लाल फॉस्फोरस को अगर उच्च दाब पर आप गर्म करोगे तो ये आपको क्या बना देगा? काला फॉस्फोरस। जो काला फॉस्फोरस होता है वो एक जटिल श्रृंखला की तरह, देखिए चरणों की श्रृंखला है, ये भी रंगहीन है, जहरीला है और पानी के साथ साथ ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी अघुलनशील या अविलेय है। देखिए संरचना, ये जटिल संरचना है, कई आपस में जुड़ रहे हैं तो ये निर्माण कर रहे हैं आपके लाल फॉस्फोरस का। अब रासायनिक रूप से आप देखिए कि लाल फॉस्फोरस सफ़ेद फॉस्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील है और ये अंधेरे में चमकता भी नहीं है। काले की बात करें, काले के 2 रूप हैं, पहला अल्फा काला फॉस्फोरस और दूसरा आपका है बीटा काला फॉस्फोरस। अल्फा आपका काला फॉस्फोरस भी लाल फॉस्फोरस से अल्फा भी बनेगा और बीटा भी बनेगा, बस ताप का अंतर होगा कि अगर 803 केल्विन पर आप गर्म करोगे तो आपको अल्फा मिलेगा लाल से, और लाल को जब 473 केल्विन पे, दोनों में आपका क्या है कि ये इसका में दाब है वो अधिक होना चाहिए तो बीटा मिलेगा। ये एक परती सतह संरचना है, देखिए सतह की तरह ये आपस में जुड़ करके बनाते हैं। अब हम आते हैं अगले मुख्य यौगिक पे, फॉस्फीन। PS3 को हम क्या कहते हैं? फॉस्फीन। अगर फॉस्फीन के निर्माण की विधि देखिए कि अगर कैल्शियम फॉस्फाइड पे आप पानी की या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करोगे तो आपको फॉस्फीन मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फीन प्राप्त होगा। अब अगर प्रयोगशाला में बच्चों बनाना हो तो आप क्या करोगे? सफ़ेद फॉस्फोरस को ले लो, 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से इसकी अभिक्रिया कराओगे तो फॉस्फीन मिलेगा। और पोटेशियम आपको क्या? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। आप यहाँ पे पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि दोनों एक ही समूह के तत्व। यहाँ पे देखिए आपको रिंग्स, वर्टेक्स, छल्ले मिलेंगे किसके? फॉस्फीन के, ठीक है। अब फॉस्फीन से हम आगे बढ़ते हैं तो फॉस्फोरस के हैलाइड्स होते हैं, यानी हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हैलोजन के साथ अभिक्रिया यानी
आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। मैंने ये बताया था आपको कि वर्ग जो 15 के तत्व होते हैं वो +3 और +5 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगर +3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो px3 बनेगा और +5 अगर ऑक्सीकरण अवस्था है तो px5 बनेगा। अब अगर PCl3 बने यानी px3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो देखिए ये तैलीय तरल है। कैसे बनता है? फॉस्फोरस की अगर आप क्लोरीन से अभिक्रिया कराओगे एक्सेस यानी आधिक्य में, तो देखिए आपके फॉस्फोरस के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते, 3 ने क्लोरीन के साथ बंध बना लिया और ये एकल युग्म आपका लोन पेयर आप एक बचा रह जाएगा। अब अभिक्रिया देख लीजिए इनकी। अगर आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये आपको क्या मिलेगा? आपका ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल। H3PO3 को हम ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल कहेंगे और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक एसिड के साथ देखिए आपने क्रिया कराई तो आपको ऑर्थो, ये आप याद रखो कि आपका फॉस्फोरस जो ट्राइक्लोराइड होगा वो ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल बनाएगा, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड बनाएगा। अगर हम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एथिल क्लोराइड और वही आपका ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल यानी H3PO3। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करोगे तो इसमें देखिए +5 ऑक्सीकरण अवस्था है, पीला सफ़ेद पाउडर है। इसकी संरचना में देखिए कि इसका संकरण sp3d है। sp3d का मतलब है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल यानी त्रिकोणीय, पिरामिडीय या द्विध्रुवीय कह लीजिए आप इसको। अब इसको बनाने की इसके साथ की अभिक्रिया आप देखो कि एथिल अल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराओगे तो एथिल क्लोराइड और ये आपका क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। POCl3 इज कॉल्ड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी आप इसे कह सकते हो। अब इसकी पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे तो देखिए आपका क्या है? POC, फॉस्फोरस आपका क्या मिला आपको? फॉस्फोरिल ऑक्सी या फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब फिर एसिटिक एसिड के साथ करोगे CH3COOH के साथ में तो क्या बनेगा? CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अल्कोहल के साथ भी वहाँ पे भी आपने अभिक्रिया कराई थी, ट्राइक्लोराइड में भी और पेंटाक्लोराइड में भी। देखिए ये क्या हो गया आपका? एथिल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। अब धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे सिल्वर के साथ में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की तो सिल्वर क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और टिन के साथ कराओगे तो फॉस्फोरस आपका PCl3 और टिन क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड आपको प्राप्त होगा। अब देखिए ये फॉस्फोरस के क्या है? ऑक्साइड है या ऑक्सी अम्ल है एक तरीके से, ठीक है। ये फॉस्फोरस के क्या है? ऑक्सी अम्ल, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल है। देखिए अब आपका क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वो क्या होगा? H3PO3। अब इसकी संरचना देख लीजिए कि 5 आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें अगर आप निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या तो +1 होगी, मोनोबेसिक है यानी इस पे एक आपका OH ग्रुप है। अब आप आते हो H3PO3, इसे मैंने भी बताया था फॉस्फोरस एसिड, ये भी आपका मोनोबेसिक है कि इस पे आप एक ही हाइड्रोक्सिल समूह क्या है आपका देता है। +3 इसमें क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था है। फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड H4P2O6 आपका क्या है? हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड। और H3PO4 आपका क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और H3PO5 को आप क्या कहोगे? पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक अम्ल। और अगर H4P2O6 की बात करोगे तो उससे कहोगे पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरो में देखिए आपका क्या है कि एक P फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन POP बंध है। तो अगर संरचना में अगर आप बनाओगे तो पहले तो दोनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को लिखोगे तो फिर ये करोगे कि अष्टक पूरा होना चाहिए। और ये पूछा जाता है कभी कभी कि POP बंध किस
फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल में होता है, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड यानी H4P2O5 में ये आपका होगा, और एक H4P2O7 यानी पायरो में फॉस्फोरिक अम्ल और पायरोफॉस्फोरस अम्ल दोनों में आपका POP होगा। और अगर आप H3PO5 पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड को देखो तो उसमें POH बंद होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया है संरचना आप देखोगे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की H3PO2, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था बता दी थी +1 है, और एक आपका POH बंद होगा, दो आपके क्या होंगे PH होंगे, और एक PO बंद होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हम इसकी बात करते हैं H3PO2 की, तो एक आपका क्या है, देखिए एक POH बंद है, दो PH बंद है, और एक आपका क्या है PO बंद है। इसी तरीके से आपका सारी संरचना है, ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखी हुई है, और साथ में आपका क्या है कि कौन कौन से बंद है और कितनी संख्या में है। H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस अम्ल, H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक, ऐसे करते करते ये आपका HPO5N करके आप करोगे तो वो आपका मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होगा। अब बच्चों वर्ग 15 यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपको फॉस्फोरस के बारे में बता दिया कि फॉस्फोरस क्या होते हैं, उसके अपरूप क्या हैं, और फॉस्फीन और फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में। अब हम वर्ग 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को हम ऑक्सीजन परिवार या ऑक्सीजन फैमिली या कैल्कोजन कहते हैं। कैल्कोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं तत्वों से लवणों का निर्माण होता है। ठीक है, 16 में आपका क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टुलेरियम एंड पोलोनियम। आप याद करने का सरल कोड है, उससे तो पूछो, उससे तो पूछो। ओ सल्फर, से सिलेरियम, तो से पूछो पोलोनियम। अब मैंने आपको कहा कि ये आपके जो तत्व हैं वो 16 के हैं, पी ब्लॉक के हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करेगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा, NH2NP4 सिर्फ 16 के लिए। ऑक्सीजन का देखिए परमाणु क्रमांक 8 है, तो हीलियम लिख लीजिए। मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, अक्रिय गैसों को स्टेबल या स्थायी मानते हैं, तो हीलियम 2s2 2p4 हो गया, 8 हो गए। देखिए सल्फर नियॉन 3s2 3p4, सिलेरियम ऑर्गन 3d10 4s2 4p4, टिलेरियम 52, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p4, पोलोनियम 84, जिनॉन आपका क्या हो जाएगा 54 4f14 5d10 6s2 6p4। लास्ट का देखिए क्या है आपका, एन आपका बदलता जाएगा, आवर्त आपका बदलता जाएगा, लेकिन जो आखिरी कक्षक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा आपका, सेम एज इट इज़ रहे। अब बच्चों आगे बढ़ते हुए हम आवर्ती गुण के बारे में आपको बताएंगे। आवर्ती गुण में आपका क्या है, परमाणु त्रिज्या है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग में या समूह में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो कोश की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे कि उसके आकार में या उसके साइज जिसे हम कहते हैं उसमें वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी की बात करिए तो वही कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो आपकी क्या होगी, आयनन एंथैल्पी। आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा घटेगी। व्युत्क्रमात्मकता भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करेंगे, वो भी ऊपर से नीचे जाने पर आपका क्या होगा, दोनों बढ़ेगा। ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2NP4। ठीक है, तो या तो ये आपका क्या होगा कि -2 भी हो सकती है, और आपकी -2 से +6 हो सकती है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ले भी सकते हैं, और 4 को निकाल सकते हैं, 2 भी ग्रहण कर सकते हैं, तो -2 से क्या होगी, +6 तक होगी। रासायनिक अभिक्रिया, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, अम्ल के साथ सल्फर क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी, क्षार यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाएगा, पानी बनाएगा, और Na2SO3 बनाएगा।
कार्बन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर के साथ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, धातु के साथ आपका क्या हो जाएगा, क्यूप्रस सल्फाइड। अब क्या है, ऑक्सीजन के विषम व्यवहार। ऑक्सीजन क्या करता है, अपने समूह के तत्वों से कुछ अलग व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब आपकी क्या है, ठोस हैं। ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है और बाकी जो अन्य वो पॉली एटॉमिक होते हैं। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, अन्य आपके क्या हैं, डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन आपका आयनिक यौगिक बनाएगा, क्योंकि आपका ये क्या है कि ये गैस है और इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। ये इसमें ये प्रवृत्ति होती है कि ये पी पाई के कई बंध बना सकता है। बच्चों, डाई ऑक्सीजन यानी आपको ऑक्सीजन को ही आप डाई ऑक्सीजन कहोगे, ठीक है। तो आपका ये ऑक्सीजन कैसे बनता है, आप लोगों ने बच्चों ये आप देख रहे हो कि ये इसमें पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये कौन सी है आप, ये प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधे करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, सूरज की रोशनी मिलती है, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन आपको मिलती है। और अगर जो पानी एक्सेस में होता है वो आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ पानी के निकल जाते हैं, ये अणु। अब आप कहते हैं कि अब हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे ऑक्सीजन को। ये देखिए, हमने आगे की परख नली या टेस्ट ट्यूब ले ली है आपकी, और उसमें पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या करेगा, उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। ताप दोगे यानी गर्म करोगे 420 केल्विन पर, तो ये आपको देखिए अधोमुखी विस्थापन के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ये गैस है, आप इसे ऐसे क्या करोगे, इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तो पानी लोगे और अधोमुखी विस्थापन द्वारा आपको ऑक्सीजन मिलेगी, साथ में पोटेशियम क्लोराइड भी आपको मिल जाएगा। अब ऑक्सीजन बनाने की ये जो विधि मैंने अभी आपको बताई थी कि पोटेशियम क्लोरेट से गर्म करके भी आप ऑक्सीजन बना सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन मिल जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट से आपको पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करके कैसे हम ऑक्सीजन बनाते हैं, या डिफरेंट या अलग अलग परऑक्साइड भी हम यूज़ करके ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड करोगे तो पानी और ऑक्सीजन मिलेगा आपको। बेरियम परऑक्साइड करोगे तो बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। मैग्नीज का लोगे तो भी ऑक्सीजन मिलेगा। लेड का ऑक्साइड ले लो तो उससे भी आपको ऑक्सीजन क्या है, मिल जाएगी। ऑक्सीजन बन गई आपकी। अब औद्योगिक तरीके से या वाणिज्य तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हो। ये देखिए आपके इलेक्ट्रोलिसिस है एसिटिक वाटर की या अम्लीय वाटर की। इसमें क्या करोगे, आप एक कैथोड लोगे और एक एनोड लोगे और इलेक्ट्रोलाइट लोगे, तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लोगे, उससे भी आपको ऑक्सीजन क्या होगी, मिल जाएगी। अब ऑक्सीजन के गुण की बात करते हैं। तो ये रंगहीन गैस है, ठीक है, गंध इसमें होती ही नहीं। आप ऑक्सीजन लेते हो, आपको पता है, हवा से थोड़ी भारी होती है, पानी में घुलनशील है, कम ताप पर हल्के नीले रंग की ठोस है। ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है जिसका गलनांक 54.54 के होता है। रासायनिक गुण की बात करिए, ऑक्सीजन सोडियम से अभिक्रिया करके ये सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन करके कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कार्बन की ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में क्रिया करोगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन की सीमित आपूर्ति पे करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ पानी, अमोनिया के साथ क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी। अब ऑक्सीजन के उपयोग। ऑक्सीकरण द्वारा धातुओं की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग धातु कर्म में करते ही हैं। ऑक्सीजन का रोस्टिंग में, भर्जन में इसका उपयोग ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन मशाल बनाने में किया जाता है। तरल जो ऑक्सीजन होती है वो रॉकेट के ईंधन के भी उपयुक्त होती है, पानी बनता है इससे। आप ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या आप पढ़ोगे। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए भी डाई ऑक्सीजन सबसे, आपको पता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है। बच्चों, ये आपका क्या है, गृह कार्य है, ठीक है।
गृह कार्य में आपको फास्फोरस के 2 अपरूप के बारे में बताना है। 2 अपरूप बताइए, वैसे तो इसके 3 होते हैं, ठीक है।